हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम क्रोनोलॉजी से करंट अफेयर करते हैं। तो हमारी ये जुलाई मंथ की क्रोनोलॉजी है। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य है उसको कवर करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। तो अभी क्या हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में आमंत्रित किया था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, शेख हसीना। अब क्या हुआ था कि बांग्लादेश और जो इंडिया है उनके बीच में कुछ समझौते हुए थे। वैसे तो ये आरएस मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर देते हैं तो उसमें इतना डीपली नहीं पूछा जाता है, बट स्टिल मैं आपको कुछ ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या क्या समझौते हुए थे। तो इसमें 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसमें पहला था डिजिटल साझेदारी, हरित साझेदारी, मैरीटाइम सहयोग, समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष, रेलवे, समुद्री रिसर्च, सुरक्षा, रणनीतिक, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, मत्स्य पालन। अब इसमें कुछ घोषणाएं की गई थी। तो वो क्या क्या घोषणाएं की गई थी, वो है कि बांग्लादेश के मरीजों के लिए ई वीज़ा। दूसरा है बांग्लादेश के रंगपुर में भारत का नया सहायक उच्चायोग बनेगा। थर्ड है राजशाही और कोलकाता के बीच ट्रेन सेवा शुरू होगी। चटगांव कोलकाता के बीच नई बस सेवा शुरू होगी। और मैं आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें हाईलाइट कर देती हूँ। जैसे है कि भारतीय ग्रिड के जरिए नेपाल से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली का निर्यात करना। गंगा जल संधि के नवीकरण पर चर्चा के लिए संयुक्त तकनीकी समिति गठित करना। और है इसमें कि बांग्लादेश के अंदर तिस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन पर परियोजना के लिए तकनीकी प्रतिमंडल का बांग्लादेश दौरा। इसमें एक ये भी है कि प्रति रोगी 8 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के साथ मरीजों के लिए मुक्ति जोधा योजना। हमने इसमें पढ़ा है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री अभी भारत आए थे और बांग्लादेश और भारत के बीच में जो समझौते हुए थे उसके बारे में हमने चर्चा की है। नेक्स्ट हमारा आता है G7 शिखर सम्मेलन। हमें सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था इटली के फसानो में। अगर हम और ज़्यादा देखें तो इटली का जो फसानो के बोर्गो एग्नाजिया में इसका आयोजन किया गया था। G7 में कौन कौन से सदस्य देश आते हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इसमें आता है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, कनाडा। देखो दो नाम तो ऐसे याद रखो बड़े बड़े। बड़ा कौन सा, अमेरिका। दूसरा बड़ा ब्रिटेन, फ्रांस भी बड़ा है क्योंकि इटली में आयोजित हुआ है तो इटली भी है। दो नाम जे से याद रखो, जर्मनी, जापान, एक है कनाडा। फिर G7 की प्रमुख घटनाएं। देखिए जो ये घटनाएं वगैरह होती है, क्या क्या समझौते होते हैं, ये हम आरएस मेंस के एग्ज़ाम के लिए याद करते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर में हमारे इतने डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। G7 PGI, ये क्या है, PGII, ये है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों कि जितने भी जो विकसित देश है वो क्या करेंगे, G7 विकासशील जो देश है या जो मध्यम आय वाले देश हैं उनमें बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 2027 तक 600 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाएगा। एक ये भी है कि G7 शिखर सम्मेलन के बाद जारी विज्ञप्ति में 7 औद्योगिक देशों के समूह ने एक IMEC क्या है, भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा। ये आरएस मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है कि IMEC क्या है। तो ये क्या है, भारत मध्य पूर्व औद्योगिक आर्थिक गलियारा। चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके हमने जो अपोजिट मतलब उसका प्रभाव कम करने के लिए हमने IMEC का गठन किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि G7 में प्रधानमंत्री मोदी जी की क्या वो रही थी कि मोदी ने क्या प्रतिनिधित्व किया, मोदी जी ने क्या क्या वहाँ पे अपने भाषण में किस पे ज़्यादा बल दिया। तो इसमें सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनर्जी, अफ्रीका एंड द मेडिटेरियन पर इन्होंने संबोधन किया था। नेक्स्ट हमारा आता है
यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन। अभी दोस्तों आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ था, तो अभी इनका एक शांति शिखर सम्मेलन हुआ है। वो कहाँ हुआ है? स्विट्ज़रलैंड के बर्गेनस्टोक रिजोर्ट में। कहाँ हुआ है? स्विट्ज़रलैंड के बर्गेनस्टोक रिजोर्ट में। फिर इसमें भारत ने सम्मेलन, अभी देखो भारत जब भी कहीं जाएगा ना, वो एक उसकी भूमिका ऐसे रहती है कि स्वतंत्र विदेश नीति है। वो कभी भी मतलब दो देशों के बीच में हस्तक्षेप नहीं करता है, वो स्वतंत्र रहता है। भारत की ये विदेश नीति है, यानी कि भारत ने जो भी वहाँ पे दस्तावेज जारी हुआ था उसको खुद से अलग रखा। नेक्स्ट हमारा आता है सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य निर्वाचित किए गए। अभी क्या किया गया है? हमारी जो सुरक्षा परिषद है उसके 5 नए अस्थायी सदस्य निर्वाचित हुए हैं। वो कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना है। 5 नए अस्थायी सदस्य, इसकी एक ट्रिक है DGP2S। DGP2S, डी पे है डेनमार्क, जी पे है ग्रीस, पी पे है पनामा, फिर पी पे है पाकिस्तान और एस पे है सोमालिया। बस आपको इतना ही याद रखना है कि 5 नए अस्थायी सदस्य कौन से निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट हमारा ये देखो कि भारत ने जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें अस्थायी सदस्य के रूप में 8 बार चुना जा चुका है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि कितनी बार चुना जा चुका है, 8 बार। फिर इसके 5 जो स्थायी सदस्य हैं, परमानेंट जो मेंबर है, उनको आप याद कर लीजिए। बड़े बड़े देश आएंगे, जैसे अमेरिका आ गया, चाइना भी आ गया, रशिया आ गया, फ्रांस और ब्रिटेन। नेक्स्ट हमारा आता है रिपोर्ट या इंडेक्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सबसे इसमें आपको 3-4 बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी कौन करता है? जारी करता कौन है इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि विश्व आर्थिक मंच। फिर दूसरा इसमें पूछा जाता है कि इसमें टॉप रैंक पे कौन था? टॉप रैंक पे था स्वीडन, और इसमें जो लोएस्ट रैंक पे था वो कांगो था। कौन था? कांगो। तो सबसे पहले आपको बताना है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी करता है? ये करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टॉप रैंक पे स्वीडन, सबसे लोएस्ट पे कांगो। और फिर नेक्स्ट पूछा जाता है कि इसमें भारत की रैंक कौन सी थी? तो भारत की रैंक थी 63। नेक्स्ट है हमारा परमाणु शस्त्रागार पर सिप्री की रिपोर्ट। सिप्री एक रिपोर्ट जारी करता है, उसके अकॉर्डिंग भारत में परमाणु शस्त्रागार कितने हैं? 172, और पाकिस्तान में कितने हैं? 170। नेक्स्ट आता है हमारा वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2024। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वही बात, इसको जारी कौन करता है? तो जारी करता है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फिर इसमें टॉप रैंक पे कौन था? आइसलैंड। नेक्स्ट है, इसमें 4 उप सूचकांक होते हैं कि इस जो ये रिपोर्ट होती है उसके 4 पैरामीटर होते हैं। जैसे पहला है आर्थिक साझेदारी व अवसर, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। सेकंड है एजुकेशन। थर्ड है हेल्थ, एंड फोर्थ है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, राजनीतिक सशक्तिकरण। अब हमें इसमें बताना है कि भारत की रैंक क्या थी। तो भारत की रैंक 1 to 9 है। भारत जो है वो 2 स्थान फिसल कर 1 to 9 पे आ गया है। नेक्स्ट हमारा है पैराग्वे ISA का 100वां देश बना। ISA क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। अभी क्या है इसका 100वां देश? आपसे सिंपली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ISA का 100वां देश कौन सा बना है? तो पैराग्वे। कौन सा बना है? पैराग्वे। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय एकता का पुल। इसमें सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय एकता का पुल कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है हंगरी के सतोरल जोझेली में। कहाँ बन रहा है? हंगरी का जो बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट में है सतोरल जोझेली। नेक्स्ट है अरुण 3 जल विद्युत परियोजना। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि ये नेपाल की है। नेपाल की 900 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट हमारा आता है बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन। अभी क्या हुआ है? बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन हुआ है। आपको ध्यान रखना है इसमें कौन कौन से देश जो है वो शामिल है। तो वो है भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका, यूरोपीय संघ। रिपीट कर देती हूँ मैं, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका, यूरोपीय संघ।
फिर इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना। अब इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन अमेरिका का जो सैन डिएगो कैलिफोर्निया में है, वहाँ इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट हमारा है करंट अफेयर, जो वन लाइनर है वो। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला है हमारा 90% मुस्लिम जनसंख्या वाले मध्य एशिया के किस देश ने आधिकारिक तौर पर हिजाब और ईदी यानी कि ईद पर बच्चों द्वारा पैसे मांगने की जो प्रथा है उस पर बैन किया है? तो वो है तजाकिस्तान। क्या है? तजाकिस्तान। नेक्स्ट है हमारा अमेरिका और कनाडा ने ईरान के किस सैन्य संगठन को आतंकवादी गुट घोषित किया है? रिवोल्यूशनरी गार्ड्स। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स। नेक्स्ट है NIPL और किस देश के रिजर्व बैंक ने UPI जैसे ट्रांजैक्शन सिस्टम को लागू करने के लिए साझेदारी की है? पेरू। किस देश ने गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर बढ़ते जन आक्रोश के बीच इजरायली जो पासपोर्ट वाले आगंतुक है उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? वो है मालदीव। रूस ने किस देश के साथ लॉजिस्टिक समझौता करने को मंजूरी दे दी है? वो है भारत। नेपाल और ताइवान के बाद कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला एशिया का तीसरा देश बन गया? वो है थाईलैंड। नेक्स्ट है किस यूरोपीय राष्ट्र ने फिलिस्तीन को एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता दी है? वो है स्लोवेनिया। एम्नेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में 1153 लोगों की मौत की सज़ा दी गई। इनमें सर्वाधिक मौत की सज़ाएं किसने दी है? तो वो है ईरान। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत सहित 20 देशों के कितने परसेंट बच्चे पौष्टिक आहार की गंभीर कमी से जूझ रहे हैं? वो है 65%। पाकिस्तान का वर्तमान रक्षा बजट 21-22 अरब का होगा। इस देश ने अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 17%। तो दोस्तों आज हमने इंटरनेशनल करंट अफेयर किया है। मैं आपको एक बार फिर से सारा रिपीट कर देती हूँ कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पहले पढ़ा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी है वो भारत आए और भारत और बांग्लादेश में कुछ समझौते हुए थे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इटली के फसानो में। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि अभी यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? वो हुआ है स्विट्ज़रलैंड के बर्गेनस्टॉक रिजोर्ट में। फिर हमने पढ़ा सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य निर्वाचित हुए हैं। वो देश कौन कौन से हैं? P2S। P2S। D पे है डेनमार्क, G पे है ग्रीस, P पे पाकिस्तान, पनामा, S पे है सोमालिया। और 5 जो स्थायी सदस्य है वो कौन से हैं? अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, फ्रांस, ब्रिटेन। फिर हमने पढ़ा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें टॉप रैंक पे है स्वीडन और इसमें जो लोएस्ट रैंक पे है कांगो और भारत की रैंक है 63। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सिपरी की रिपोर्ट आई है कि भारत के पास 172 परमाणु सशस्त्र है। फिर हमने पढ़ा वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट, ये भी कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टॉप में कौन है? आइसलैंड है। भारत की रैंक है 129। इसमें 4 पैरामीटर होते हैं: आर्थिक भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ISA का 100वां देश कौन सा बना है? पैराग्वे। फिर हमने पढ़ा था राष्ट्रीय एकता का पुल जो बुडापेस्ट, हंगरी के बुडापेस्ट के सतोरल जोजेली में बन रहा है। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना नेपाल की है। फिर हमने पढ़ा था बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन, इसका आयोजन अमेरिका के कैलिफोर्निया के जो सैन डिएगो है वहाँ किया गया है। फिर हमने मुस्लिम जनसंख्या जहाँ पे हिजाब और ईदी पे बैन किया वो तजाकिस्तान है। और अमेरिका और कनाडा ने अभी ईरान का कौन सा संगठन है जिसको बैन किया? वो रिवोल्यूशनरी गार्ड है। फिर हमने पढ़ा था NIPL और UPI जैसे ट्रांजैक्शन सिस्टम को लागू करने वाली किसने साझेदारी की है? पेरू ने। फिर कौन से देश ने भी गाजा में जो युद्ध चल रहा है उससे जन आक्रोश से जो इजरायली पासपोर्ट है उसके आगंतुकों पर प्रवेश पर प्रतिबंध किया? तो वो है मालदीव। फिर हमने पढ़ा था रशिया ने किस देश के साथ लॉजिस्टिक समझौता
किया है तो वो भारत है। फिर हमने पढ़ा था कि नेपाल और ताइवान के बाद ऐसा थर्ड कौन सा देश है जो समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है, वो है थाईलैंड। फिर हमने पढ़ा था किस यूरोपीय राष्ट्र ने फिलिस्तीन को एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता दी है, स्लोवेनिया। फिर हमने पढ़ा कि 2023 में विश्व में 1153 लोगों की मौत की सज़ा दी। इसमें सर्वाधिक मौत की सज़ाएं किसने दी है तो वो है ईरान ने। फिर हमने यूनिसेफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा कि भारत सहित 20 देशों के कितने प्रतिशत बच्चे पौष्टिक आहार की गंभीर कमी से जूझ रहे हैं, वो है 65%। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान का वर्तमान रक्षा बजट 21-22 रुपये अरब का है। इस देश ने रक्षा बजट में कितने परसेंट की वृद्धि की है तो 17%। तो दोस्तों आज का हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है वो यहीं पे समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कोई आप सुधार चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।